नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हम गुप्त काल को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने ये जाना पृष्ठभूमि में कि गुप्त काल का उदय कैसे हुआ या उसने कैसे केंद्रीय सत्ता की स्थापना की, क्योंकि उसके पहले मौरोत्तर काल में कुषाण वंश के शासकों ने पहली बार कहें क्या जो एक केंद्रीय सत्ता का प्रयास किया था, और कुषाण वंश के पतन के पश्चात ये विकेंद्रीकृत राज्यों में उदय हुआ था। तब जाकर गुप्तों का उदय होता है और हमें 200 साल तक इनका इतिहास देखने को मिलता है। ये सारा हमने कल पृष्ठभूमि में कराया हुआ है। कल हमने इसके बाद स्रोतों पर बात की थी, जिसमें हमने कल अभिलेख कराए थे गुप्तकालीन। आज हम स्थल कराएंगे गुप्तकालीन सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इसके साथ हम प्रमुख राजवंशों को भी प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक समुद्रगुप्त तक तो हम आज वैसे भी कराएंगे आपको टॉपिक। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन स्थल, तो हम कुछ स्थलों की यहाँ डिस्कशन करेंगे। बाकी हमने कल की क्लास में आप देखेंगे तो हमने पूरा पृष्ठभूमि क्लियर किया हुआ है, कैसे गुप्त वंश का ने केंद्र के सत्ता की स्थापना की। चलिए, गुप्तकालीन स्थल हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, क्योंकि हम एमपी की हिस्ट्री को यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला स्थल की हम बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। नचना कुठार का मंदिर। ठीक है, ये कहाँ है, इसका स्थल देखेंगे हम। ये आपका पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो प्रीलिम्स में तो यही सब प्रश्न आ जाते हैं। पन्ना जिला, और ज़्यादा एड्रेस जानेंगे तो पन्ना जिला के गिन्नौर या ओबलेक गंज के समीप। बाकी आप मोटा मोटा याद रखें कि ये नचाना कुठार का जो मंदिर है वो पन्ना जिले में है। ठीक है, ये यहाँ हमें क्या देखना है, तो यहाँ हम देखेंगे यह जो मंदिर है वो माता पार्वती को समर्पित है। ठीक है ना, तो पहला फैक्ट लिखेंगे, यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। पहला फैक्ट देखा आपने। दूसरा, इस मंदिर को एक और नाम, एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे, इस मंदिर को चौमुखनाथ। इस मंदिर को चौमुखनाथ नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, दो तथ्य आप यहाँ समझेंगे इसके संबंधित। अब अगला हम स्थल देखे हैं, ऐरण का विष्णु मंदिर। ऐरण का विष्णु मंदिर। सारी चीजें हम आपको हैं बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे करते हुए हिस्ट्री की पूरी समझ यहाँ बना रहे हैं। तो ये कहाँ है, ये तो पता ही है आपको, सागर में है, सागर जिले में। यहाँ हमें दो तथ्य मिले हैं, उनको लिखेंगे हम इनके बारे में। पहला तो ये देखेंगे यहाँ हम कि ऐरण से प्राप्त एक वराह का, आपको कह सकते हैं वराह मूर्ति के में एक अभिलेख में उत्कीर्ण है कि यहाँ हूणों का जो राजा था तोरमाण का यहाँ उल्लेख मिलता है। यानी इस क्षेत्र पर तोरमाण का शासन की बात हमें यहाँ से पता चलती है। तो इस बात को यहाँ से लिखेंगे, ऐरण से प्राप्त एक वराह मूर्ति में या वराह मूर्ति के अभिलेख में पूर्ण शासक तोरमाण, जो पूर्ण शासक तोरमाण है
इसका उल्लेख मिलता है हमें देखने को। यानी ये कह सकते हैं कि जो आपके हूण थे वो आपके सागर वाले रीजन तक आए हैं, का उल्लेख है। अभी जब हूण पढ़ाएंगे तो आपको भी स्पष्ट होगी। तो आपने देखा एरण के बारे में, एरण का विष्णु मंदिर, ठीक है ना, मूर्ति कहीं की है, वराह मूर्ति है, समझ गए ना आप। अब तीसरा लिखेंगे हम भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है ये जगह? ये सतना में है। सतना जिले के भूमरा नामक स्थान पर, सतना जिले के भूमरा नामक स्थान पर, ठीक है। और ये शिव मंदिर है, ये भी आपको स्पष्ट हो गया यहां से, ठीक है। भूमरा है वो, है ना। अब हमें यहां इसके बारे में क्या जानना है? यहां एक हमें पाषाण की मूर्ति मिली है जो कि कैसी है आपकी, एक मुखी शिवलिंग है। तो लिखेंगे यहां यह पाषाण से निर्मित, यह है पाषाण से निर्मित एक मुखी शिवलिंग है, शिवलिंग है, ठीक है। ये सब प्रीलिम्स में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कि भूमरा का शिव मंदिर किस जिले में है, ठीक है ना। आपका एरण का विष्णु मंदिर की मूर्ति किसकी बनी हुई है, पूर्ण शासक तोरमाड़ का जिक्र कहाँ है ना, ये आपका नचना कुठार मंदिर कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस होती हैं। अगला लिखेंगे हम तिगवा का विष्णु मंदिर। आपने 3 स्थल देख लिया अभी तक, लिखे अगला क्या लिखेंगे? तिगवा का विष्णु मंदिर, ये कटनी में है आपकी। इसके बाद हमें बाघ की गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं, इस तरीके से आपके ये स्थल कंप्लीट होंगे। क्या लिखेंगे? चौथा है आपका तिगवा का विष्णु मंदिर। सबसे पहले तो आपको किस डिस्ट्रिक्ट में है यही ध्यान रखना है। तो ये कटनी जिले में है, कटनी जिले में, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1873 में। तो बस एक ही तथ्य लिखना है आपको यहाँ, इसकी खोज इसकी खोज रखिएगा आप। हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम ही है, डाउट हो गया था यहाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम है। और ये खोज कब की थी इन्होंने? तो 1873 में, ठीक है। तो तिगवा का विष्णु मंदिर आपने देखा, खोज भी पता चल गई आपको। अब अगला देखें, 5वां स्थल। अब ये गुफाएं हैं, जैसे ये आपकी गुफा है, एक बाघ की गुफाएं हैं और एक उदयगिरी की गुफाएं हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं उदयगिरी की गुफाएं। कहाँ है ये विदिशा में है। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं प्रीलिम्स में जनरली गुफाओं में आ जाता है। तो कहाँ है? विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ क्या हमें ऐसा मिला है गुप्तकालीन के रूप में? तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 20 गुफाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ लिखेंगे यहाँ कुल 20 गुफाएं हैं, कुल 20 गुफाएं हैं। और ख़ास बात क्या है
तो गुफा क्रमांक या गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 1 रामगुप्त के समय की है, यानी इन्होंने ही निर्माण कराया होगा। और गुफा नंबर 20 जो देखने को मिलती है, गुफा नंबर 20 कुमारगुप्त के द्वारा निर्माण की गई है, ये द्वारा निर्माण है, यानी इनके काल की है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमें दो प्रूफ यहाँ देखते हैं, कुल गुफाएं देखना है। और गुफा नंबर जो 1 है वो रामगुप्त के समय की, और गुफा नंबर 20 कुमारगुप्त के समय की है। ठीक है, तो अगले लिखेंगे हम बाघ की गुफाएं, जहाँ धार जिले में है और बाघ नदी के किनारे है। धीरे धीरे आपके नोट्स बन रहे हैं, आप इनको नोट डाउन करें, सारे तथ्य मिलाएं, कोई ऊपर नीचे है तो उसको कमेंट में जरूर लिखें। अगला जो छठवां स्थल है वो है बाघ की गुफाएं। कहाँ है ये धार डिस्ट्रिक्ट में है, धार जिले में, और बाघ नदी के किनारे। ठीक है, हमें यहाँ क्या देखना है, यहाँ पर 9 गुफाओं में से 5 सुरक्षित हैं। ठीक है, ये ध्यान हुए हैं तो कितनी यहाँ 5, पर इसमें से 9 गुफाएं सुरक्षित हैं। अब इसकी भी खोज जो की थी वो लिख लें आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये तथ्य आपको जनरली नहीं मिलता है। इसके खोजकर्ता लिखेंगे आप डोंगरफील्ड, डोंगरफील्ड। कब की थी इन्होंने? 1818 में। इस तरीके से आपके ये गुप्तकालीन स्थल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। हमने क्या देखा, हमने आपका नचना कुठार मंदिर देखा पन्ना का, दूसरा हमने देखा एरण का विष्णु मंदिर, तीसरा हमने क्या देखा, हमने भुमरा का शिव मंदिर सतना का, इसके बाद हमने तिगवा का विष्णु मंदिर देखा कटनी वाला, हमने इसके बाद उदयगिरी की गुफाएं और बाघ की गुफाएं देखी हमने। अब यहाँ हम कुछ गुप्तकालीन नगर देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन से गुप्तकालीन नगरों का हमें उदाहरण यहाँ मिलते हैं, या कौन से नगर यहाँ बार बार हमें मिलते हैं। तो आप लिखेंगे गुप्तकालीन नगर। अब हम नगरों की बात कर रहे हैं, स्थल हो गए है ना। अब मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन नगर की बात होगी। अब पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट नगर हमें यहाँ मिलता है स्वभोग नगर, स्वभोग नगर सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वभोग नगर का आशय है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एरण की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और हम इसका नाम बता चुके हैं पीछे, आपको यदि याद हो तो कमेंट में लिखें। दूसरा नगर जो उस समय था उज्जैन, तो अभी भी है, तो उज्जैन को तो हम क्या बोल रहे थे, अवंती ही बोलेंगे। इसके बाद एक दसपुर आपने देखा होगा, कल बताया हमने, मंदसौर में है। एक और देखते हैं अनूप, जो निवाड़ वाली बात कर रहे हैं। ये कुछ प्रमुख नगर है जो हमें यहाँ जानना चाहिए कि गुप्त काल में इन नगरों का महत्व था। ये तो हो गया अवंती। दसपुर को हम क्या बोलते हैं, मंदसौर, और अनूप को हम निमाड़। अब हम प्रमुख शासकों को देखेंगे। ठीक है, तो अगला आप सब हेड डालें गुप्तकालीन प्रमुख शासक। या गुप्त वंश के प्रमुख शासक। प्रमुख शासक। पहला हम शासक, अच्छा, गुप्तों की जो भाषा है वो संस्कृत है, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो एक पॉइंट में। कई बार अब वो गुप्त वंश को हम उस तरीके से यहाँ नहीं देखेंगे। गुप्तों की
भाषा संस्कृत है, क्योंकि भारतीय इतिहास में हम गुप्तों को डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ तो हम हर वंश को केवल टच करते हुए मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक बेसिक जानते हुए डिस्कस करते हैं। जैसे हम यहाँ गुप्त काल देख रहे हैं तो हम वैसा नहीं देखेंगे जैसे इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं। यहाँ तो हम ये बताएंगे कि मौर्योत्तर आपका काल खत्म हो रहा है, उसमें कुषाण वंश के शासकों का पतन होता है। पतन होता है तो जो केंद्रीय सत्ता बनाई थी कनिष्क ने, धीरे धीरे पतन होता है। जब कोई भी केंद्रीय सत्ता का पतन होता है तो छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, यानी विकेंद्रीकरण राज्यों का उदय होता है। तो उनमें ही एक वंश, गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसने दोबारा फिर से केंद्रीय सत्ता का प्रयास किया 200 साल तक। तो बस हमें केवल आपको ये पूरा लिंक को कनेक्ट करते हुए बताना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए, अब प्रमुख शासकों की बात आई है तो पहला शासक लिखते हैं हम श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का जो समय है 240 से लेकर 280 एडी, ये संस्थापक है। तो पहला फैक्ट लिख लें आप, संस्थापक है। दूसरा, इनके बारे में हमें कहां से एविडेंस मिला कि यही पहले शासक थे, तो इनके बारे में हम लिखेंगे इनकी जानकारी प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र में से मिलती है, कि पूना ताम्रपत्र से मिलती है। ये प्रभावती गुप्त कौन है, डाउट हो सकता है, तो लिखेंगे यह कौन है भाई, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री है। ठीक है ना, इसी वंश में अभी आएंगे शासक आपके। तो पहले शासक आपने देख लिए श्रीगुप्त हैं। दूसरे शासक की बात करते हैं अपन, घटोत्कच। इसका कल नाम आया था, यदि आपको याद हो। 280 से लेकर 319 एडी तक इनका समय है। इनके बारे में जो जानकारी कल ही हमने आपको बताया था, रीवा जिले के सुप्रिया अभिलेख में गुप्त वंश की वंशावली दी गई है, जहां घटोत्कच से माना गया है कि गुप्त वंश की स्थापना हुई है। तो वही चीज यहां रिपीट कर देंगे, लिख देंगे हम रीवा जिले के सुप्रिया, कल हमने अभिलेख कराए थे आपको सारे, सुप्रिया अभिलेख में गुप्त वंश के या गुप्तों की वंशावली दी गई है। गुप्तों की वंशावली का वर्णन है, जिसमें घटोत्कच से माना है कि घटोत्कच से ही गुप्त वंश का स्टार्ट हुई, यानी संस्थापक के रूप में माना। तो अब एक नोट लिख लें आप, एग्जाम में डाउट आएगा कि हम इसको संस्थापक माने कि श्रीगुप्त को संस्थापक माने। तो लिख लें, जब एग्जाम में ऐसे लिख लें आप नोट, जब एग्जाम में श्रीगुप्त ऑप्शन में ना हो, तब घटोत्कच को टिक करेंगे, यानी उसको सही करेंगे। अब हो गए आपके दो शासक हो गए। अब तीसरे शासक की तरफ बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। बाकी डिटेल आप सारा भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं, इसको तो केवल एक एमपी के संदर्भ में हम जानते हुए एक हल्की समझ कि हाँ भाई के वंश था, इसमें कुछ प्रमुख शासक थे, इस तरीके से इसको हमने पूरा आपको सिलेबस बनाया है। तीसरे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। इनका समय है 319 से लेकर 335 एडी तक है। ये इनके बारे में पहला फैक्ट ये है कि ये वास्तविक संस्थापक है। क्या लिखेंगे हम, वास्तविक संस्थापक। और जब प्रश्न पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ये है वास्तविक संस्थापक, पहला फैक्ट।
वास्तविक संस्थापक के बाद आप लिखेंगे राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र बनाई। बाकी इनके बारे में भी हम थोड़ा सा ही जानेंगे, सारे शासकों के बारे में। आप सोचें कि भारतीय इतिहास जैसा यहाँ पढ़ाया जाए, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र, तो वो तो इंडियन हिस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है, पाटलिपुत्र। अगला देखेंगे हम इसमें कि जो चंद्रगुप्त प्रथम को हम किस लिए ज़्यादातर जानते हैं, विशेष हेडिंग करके डाल लें आप। इन्होंने एक संवत चलाया था, इसलिए इनको ज़्यादा हम जानते हैं। तो संवत है गुप्त संवत, गुप्त संवत 319 एडी का। इसी को कई बार हम वल्लभी संवत भी बोलते हैं, चलवाया था। बस इतना ही जानना है आपको, ठीक है। अगला प्रमुख शासक आएंगे आपके समुद्रगुप्त, जो भारत का नेपोलियन कहे जाते हैं। आज हम समुद्रगुप्त तक ही डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद एक और छोटा सा वीडियो बना के हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को द्वितीय को भी यहाँ क्लियर करेंगे, ताकि आपकी क्लास धीरे धीरे। चौथे शासक हो गया आपके समुद्रगुप्त। इनका समय 335 से लेकर है, इनका कितना है भाई, इनका 375 एडी तक है। इनके पुत्र हैं, ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं, ठीक है ना। चाहो तो लिख सकते हैं इनके पिता कौन है। पिता तो है चंद्रगुप्त प्रथम। केवल वही चीजें हम देखेंगे जो एमपी से संबंधित है इनके बारे में। पिता ने या चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने मतलब उनके शासन काल में ही इसको गद्दी पर बैठाल दिया था। तो इन्होंने अपने शासन काल में, ऐसा लिख लें, इन्होंने अपने शासन काल में ही समुद्रगुप्त को गद्दी पर बैठा दिया था, ठीक है। ये एक आप चीज जाने इनके लिए। अब हम मध्य प्रदेश में इनके हमें सिक्के कहाँ मिले या इनके एविडेंस कहाँ मिले, तो लिखेंगे समुद्रगुप्त के सिक्कों का साक्ष्य या इनके सिक्कों का साक्ष्य ब्रैकेट मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो हमें देखने को मिलता है अवंती में, है ना। हमें एरण में भी देखने को मिलेगा और अनूप में, एरण और अनूप क्षेत्रों में, ठीक है। और तथ्य क्या जानेंगे हम इनके बारे में। इनके समय एरण को, इनके समय एरण को स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता था। आप देख रहे हैं इस काल में, गुप्त काल में एरण का महत्व बढ़ा हुआ है। जैसे आपने देखा था शुंग वंश से विदिशा का महत्व बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं मौर्य काल में जब जाते हैं अपन, तो वहाँ पाटलिपुत्र का ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। एमपी में जब अशोक के समय रहते हैं मौर्य काल में, तो उज्जैन अवंती का आपको देखने को मिलता है, विदिशा का भी आता है, परंतु शुंग वंश में विदिशा का ज़्यादा देखने को मिलता है। इस गुप्तों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें गुप्तों में आपका एरण का उल्लेख ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगला फैक्ट लिखेंगे इसमें। अगला ये है, समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश से होकर दक्षिण पर आक्रमण किया था। समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश से होकर दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। तो ये सारे जो तथ्य थे वो एमपी से संबंधित थे, तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। अब हम कुछ विशेष बातें जो आपको वैसे भी जानना चाहिए वो लिख लें आप। किनके बारे में, जैसे इनको नेपोलियन कहा जाता है, ये सारी, कभी युद्ध नहीं हारे, इस तरह की कुछ बातें हैं वो लिख लें आप। बाकी आप सोचो कि उनके युद्धों के अभियान बताएं, उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, तो ये सारा तो आप भारतीय इतिहास में देखते हैं। हम यहाँ एमपी की हिस्ट्री को देख रहे हैं और इस तरीके से देख रहे हैं कि सारा चीज़ आपको एक लिंक के रूप में मिल जाए। विशेष
पहला विशेष तो यही है कि बिसेंट महोदय ने, ये भी लिख लो किन्होंने कहा था, विसेंट स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। काफी उपाधियां वगैरह हैं पर हम उतना यहां डिस्कस नहीं कहेंगे, नेपोलियन कहा। दूसरा तथ्य देखा जाए, समुद्रगुप्त ने कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। तीसरा एक और हम लिख देते हैं, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो लिखेंगे इनके दरबारी कवि हरिसेन थे। ठीक है, ये एमपी के संदर्भ में पर्याप्त है। अगले शासक जो आएंगे वो हम उनको डिस्कस करेंगे। रामगुप्त आएंगे, अभी जो आज की क्लास में तो नहीं कर रहे हम। एक कमजोर शासक होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं, 375 से 380 एडी के लिए हो। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट शासक जो आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके 9 रत्नों को भी देखेंगे हम, है ना। इन्होंने ही शकों का पूर्ण उन्मूलन किया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। समुद्रगुप्त हुआ और चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, है ना। इसके बाद आपके देखेंगे, चंद्रगुप्त के बाद आएंगे आपके कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, है ना, कुमारगुप्त। तो ये सारे फर्स्ट हैं। फिर इसका स्कंदगुप्त आएंगे। तो नहीं, अभी हम कल एक क्लास और लेंगे आपको, ताकि हम चंद्रगुप्त द्वितीय को थोड़ा ढंग से उनके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि एमपी के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना। तो हम आपको यहाँ किस तरीके से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आप वो समझिए। हम यहाँ आप जैसे भारतीय इतिहास को देखते हैं, उसी तरीके से आप मध्य प्रदेश की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे नोट्स बनाकर, तो आपको ये ना लगे कि अजीब सा लग रहा है। आप बिल्कुल जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल से, आप इसको यहीं देखें। वहाँ भी आप स्टोन एज देखते हैं, आप यहाँ भी स्टोन एज देखेंगे। वहाँ आप आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को डिटेल से पढ़ते हैं, हमें केवल नाम लिख के चले जाते हैं और ये बताते हैं कि इसके हमें एविडेंस एमपी में नहीं मिले। वैदिक काल में भी हम देखते हैं तो उत्तर ऋग वैदिक के हमें एविडेंस नहीं मिले, क्योंकि वो सत्संधों में निवास करते थे। उत्तर वैदिक के हमें एविडेंस मिले, पढ़ा हमने महाकाव्य पढ़ा, आप नहीं महाकाव्य पढ़ते हो। वहाँ महाजनपद काल पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। हाँ, बौद्ध धर्म जैन धर्म वहीं देखते हैं, यहाँ नहीं देखते अपन जनरली। इसके बाद हम जैसे मगध का उत्कर्ष वहाँ देखते हैं, हमने भी इसी तरीके से उसको पढ़ाया है कि मगध में अवंती का विलय, यानी एमपी को उसमें पूरा अंदर रखते हुए दिखा है। इसके बाद हमने उन वंशों को बताया, मौर्य काल बताया, मौर्य काल में एमपी का कहाँ हमें एविडेंस मिले, साक्ष्य मिले, वहाँ हमने चर्चा की। इसके बाद हमने मौर्योत्तर काल देखा, यानी मौर्य काल के पतन के बाद। तो हमने शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, विदेशी में हिंद वंश, शक, आपके पहलव। अब जब हम लिखाया कि पहलव के हमें कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, फिर हमने कुषाण पढ़ाए, है ना। कुषाण के बाद हमने देखा अब गुप्त पढ़ा रहे हैं आपको। तो पहले हमने गुप्त की पृष्ठभूमि बताई, कैसे गुप्त वंश का उदय हुआ। इसके बाद हम आपको वो एविडेंस बता रहे हैं, जैसे कल हमने अभिलेख बताए थे आपको, आज हमने स्थलों पर चर्चा की। आज हम प्रमुख शासकों के बारे में वो बात बता रहे हैं आपको जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसलिए कल हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में, क्योंकि एमपी से संबंधित है, इनके बारे में हम लंबा डिस्कशन करेंगे। और एक क्लास, क्योंकि यहाँ हम इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री बदलने वाली नहीं है, सिलेबस रहेगा 5 साल तक। करंट ऐसा है कि वो आपका बदलता है, तो हम जब एग्ज़ाम के बाद करंट को भी उसी दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे। आप बहुत जल्द यदि संभव हुआ तो अभी हमें मध्य प्रदेश का भूगोल और भारतीय भूगोल 2 क्लासेस और स्टार्ट करनी है आपको। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।